तो रेजिडेंशियल स्टेटस को आगे अंडरस्टैंड करने से पहले हम दो कंसेप्ट यहाँ समझते हैं। एक है इनकम अक्रू और अराइज एंड ड्यू। तो इनकम अक्रू और अराइज वहाँ होगी जहाँ पे एसएससी के पास में राइट वेस्टेड हो जाता है कि राइट टू रिसीव दैट इनकम इज वेस्टेड इन द एसएससी। दैट मीन्स कि एसएससी के पास में एक अन एब्सोल्यूट एंड अनडिस्प्यूटेड राइट होता है उस इनकम को रिसीव करने का। तब हो गया आपने इनकम अक्रू होगी। और इनकम लेकिन ड्यू नहीं हुई है। इनकम ड्यू नहीं हुई इसका मतलब ये है कि अभी एसएससी को इनकम पेबल नहीं है। पेयर हैज़ नो ऑब्लिगेशन टू पे दैट इनकम। जब वो ड्यू हो जाएगी तब वो एसएससी। तो सिंपल एग्जांपल जैसे हम लेते हैं तो सैलरी का, कि अगर उसने 15 दिन जैसे उसने काम किया तो 15 दिन की सैलरी अक्रू हो गई, लेकिन वो ड्यू कब होगी? वो 1 तारीख को होगी नेक्स्ट मंथ, जब उसको सैलरी मिलेगी। जैसे बैंक है वो आपकी डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देता है, और वो इंटरेस्ट जो है अगर आपको वो इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली पे कर रहा है तो हर मंथ में या जैसे जैसे हर डे पासिंग में क्या होता है कि वो इनकम इंटरेस्ट इनकम आपकी अक्रू होती चली जाती है। लेकिन आपने वो इनकम अर्न कर चुके हैं, बट वो इनकम ड्यू कब होगी? जब वो क्वार्टर एंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि क्वार्टर एंडिंग मार्च 31 को बैंक को इंटरेस्ट देना है, तो 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक थर्ड वो इनकम आपकी क्या हो रही है? अक्रू होती जा रही है। उस कौन सी इनकम? इंटरेस्ट इनकम आपकी डिपॉजिट पर। बैंक उसको पे करेगा जब वो आपकी क्वार्टर एंड में, अगर ड्यू डेट मान लीजिए 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल को वो ड्यू डेट हो जाएगी। तो ये सिंपल है, अकाउंटिंग में भी इस तरीके का कंसेप्ट हम देखते हैं। अब पॉइंट है इनकम रिसीव्ड एंड डीम्ड टू बी रिसीव्ड। इनकम रिसीव का मतलब जो भी इनकम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर इनकम इंडिया में रिसीव होती है तो वो किसी भी एसएससी के केस में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। अगेन मैं बोल देता हूँ कि अगर एक एसएससी की इनकम इंडिया में रिसीव होती है तो वो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चाहे कुछ भी हो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। और कुछ इनकम जो है वो सेक्शन 7 में आप देखें, सेक्शन 7 कुछ इनकम को ऐसी इनकम बताता है जहाँ पर वो डीम टू बी रिसीव्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनकम रिसीव्ड का एक मैं पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करूँगा कि इनकम रिसीव का मतलब यहाँ पे होगा जो इनकम डायरेक्टली रिसीव हुई हो इंडिया में। अगर इनकम इंडिया से बाहर रिसीव हुई हो और फिर वो रेमिट की गई हो, या रेमिटेंस जैसे होता है कि वापस से अगर एसएससी को वो इनकम बाहर रिसीव हुई है, मान लीजिए अगर एसएससी ने कोई काम किया जिसमें इनकम उसको इंडिया के बाहर लंदन में रिसीव हुई और वहाँ से वो इनकम को इंडिया में रेमिट कर देता है, तो जो रेमिटेंस है उस केस में वो जब इंडिया में इनकम आती है वो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वो रिसीव नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 7 जो है वो बात करता है आपका डीम टू बी रिसीव इनकम का। ये सेक्शन 7 आपकी बात कर रहा है इनकम इन फॉलोइंग केसेस जो इनकम डीम टू बी रिसीव की। डीम टू रिसीव क्यों है? क्योंकि ये इनकम वो हैं जो एसएससी को इन हैंड में नहीं है, उसको एसएससी को इन हैंड नहीं मिलती हैं, लेकिन डायरेक्टली वो कहाँ पर उसके रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्रेडिट अगर हो रही है तो इन केसेस के अंदर उस इनकम को डीम टू बी रिसीव माना जाएगा। कौन कौन से केसेस है? अगर वो 9.5% तक उसकी क्रेडिट बैलेंस, अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है उसके क्रेडिट बैलेंस पर अगर उसको 9.5% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है एनुअल, और उसके बेस पर जो उसमें एनुअल एक्रीशन हो रहा है यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है, तब तक तो ठीक है, 9.5% तक एग्जाम्प्ट है आपकी। उसके बाद में जो 9.5% से ज़्यादा अगर आपका इंटरेस्ट आपको मिला है प्रोविडेंट फंड में, तो उस हंसी की वो इनकम को हम क्या मानेंगे? डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। ये यहाँ पे सारे केसेस वही हैं। 12% से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो वो प्रोविडेंट फंड में, तो वो क्या माना जाएगा? एसएससी की इनकम को यहाँ माना जाएगा डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इसी तरीके से अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर बैलेंस ट्रांसफ़र हो रहा है, और कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू एन अकाउंट ऑफ नोटिफाइड पेंशन स्कीम अंडर 80 CCD के अंदर जो पेंशन स्कीम है एनपीएस में,
उसमें अगर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी क्या माना जाएगा आपकी इनकम डीम टू बी रिसीव इनकम में माना जाएगा। ये दोनों पॉइंट के बाद हम आते हैं अब रेजिडेंशियल स्टेटस पे। देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस के पॉइंट पर एक पर्सन को डिफाइन किया गया है, 4 कैटेगरीज में इसमें डिवाइड किया है। एक तो आपका इंडिविजुअल है, एक आपका HUF है, थर्ड आपका फॉर्म BOI AOP या आपकी एनी जो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो है, और एक आप कह सकते लास्ट में एक है कंपनी। यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस इन सब का अलग अलग है। HUF और इंडिविजुअल का केस अलग है। तो इंडिविजुअल इन चारों के केस में अगर हैं तो बेसिकली तो एक रेजिडेंशियल स्टेट में आपका एक पर्सन जो है वो दो ही यहाँ पर कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक तो होता है रेजिडेंट, एक पर्सन कोई भी है इन चारों में से, बेसिकली वो जहाँ पे डिवाइड किस में हो रहा है, एक तो वो रेजिडेंट होगा या वो नॉन रेजिडेंट होगा। लेकिन इंडिविजुअल और HUF के केस में ये रेजिडेंट स्टेटस को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड है, और एक है ये कहलाता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और दूसरा है ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस। ये क्या है, इनकी क्या क्राइटेरिया हम आगे देखेंगे। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो डिपेंड करता है कि वो उसका इंडिया में वो कितने दिन तक स्टे करता है। उसका इंडिया में जितने दिन का उसका स्टे होगा उस बेस पर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस एक तरीके से अगर हम इंडिविजुअल का सबसे पहले देखते हैं तो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस किस 3 तरीके का हो गया। एक तो ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या फिर वो लास्ट में नॉन रेजिडेंट होगा। जितने भी अदर हैं इंडिविजुअल और HUF को छोड़ करके उनका रेजिडेंशियल स्टेटस सिर्फ 2 ही होगा, या तो वो रेजिडेंट होंगे या वो जो है या आपके रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट है। अब इंडिविजुअल का ये एग्जांपल्स अभी हमने जो लिए थे दिलजीत का और इनका है। तो अब जो है इंडिविजुअल का हम देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो किस तरीके से हम डिटरमिन करते हैं। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 इसका जो है वो डील करता है, डिफाइन करता है कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, कैसे हम डिटरमिन करेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर वो 2 बेसिक कंडीशन है यहाँ पर, और उन 2 बेसिक कंडीशन में अगर वो इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में किसी एक भी कंडीशन को फुलफिल कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है, तो वो इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा। क्या वो कंडीशंस हैं। एक तो प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज या उससे ज़्यादा वो इंडिया में स्टे करता है, 182 डेज या उससे ज़्यादा स्टे करता है। और सेकंड कंडीशन ये है कि प्रीवियस ईयर में तो वो 60 डेज स्टे करता है, और उस प्रीवियस ईयर से प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में वो 365 डेज अगर इंडिया में स्टे करता है तो वो इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा। अब यहाँ पर के 4 ईयर्स कौन से काउंट होंगे। अगर हम प्रीवियस ईयर को लेते हैं, मान लीजिए 24-25, ये अगर इसका प्रीवियस ईयर का हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो प्रीवियस ईयर यहाँ पे होगा 24-25। तो इसमें तो कितने दिन का उसका स्टे होना चाहिए, 60 डेज का। और अब इससे 4 आपको तो वो हो जाएंगे आपके 23, 24, 22, 23, आपका 21, 22 और आप 20 एंड 21। ये प्रीवियस ईयर में उनका स्टे
अगर उस असेसी का स्टे 365 डेज या इससे ज़्यादा है, 365 डेज या उससे ज़्यादा है, तो वो क्या माना जाएगा, इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा। कंडीशन इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल कर देता है वो, तो इंडिया में स्टे माना जाएगा। ये रेजिडेंशियल स्टेटस का जो रिवीजन है फास्ट ट्रैक, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, सी इंटर, सी एम ए और सी एस एग्जीक्यूटिव। ये रिवीजन के बाद में लास्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन से ज़्यादा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्रोविजंस क्या है। तो हम इनके जो भी थियोरेटिकल पोर्शन है उसको हम रिवाइज करेंगे फटाफट, और उसके बाद हम क्वेश्चंस में जाएंगे। यूट्यूब पर हम इसको 3 और 4 प्रोबेबली 3 और 4 लेक्चर्स में इसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आप जो है थियोरेटिकल पोर्शन को जल्दी से समझना है, और ये मई और 2025 अटैम्प्ट या जून 2025 अटैम्प्ट फॉर CMA और CS के पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए रिलेवेंट है। तो हम देख रहे थे अब जो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस है उसमें, जैसे मैंने एक बार और रिवाइज करता हूँ, 2 पॉइंट उसमें ध्यान रखना है। 182 डेज या तो प्रीवियस ईयर में उसका 182 डेज तक उसका स्टे होना चाहिए, और ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या होगी कि प्रीवियस ईयर में तो 60 डेज स्टे करे, और उससे प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में वो कितने 365 डेज का स्टे करता है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो वो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, पर अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो ये इंडिविजुअल का पर्सन का क्राइटेरिया है कि इंडिविजुअल के केस के अंदर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जब हम डिसाइड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसने कितने दिन इंडिया में स्टे किया है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो वो इंडिया में स्टे उसका मानेगा। लेकिन अगर अदरवाइज अगर अदर वर्ड्स में लेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि नॉन रेजिडेंट तब होगा जब ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। यहाँ पर रेजिडेंट के लिए तो एक और लगा हुआ है, लेकिन जब अगर ये पॉइंट आया कि नॉन रेजिडेंट होगा तो ये दोनों में ही फेल होना चाहिए, तब यहाँ पर एंड होगा। इस पॉइंट को आप यहाँ पे ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर में अगर नॉन रेजिडेंट कैलकुलेट करना है या रेजिडेंट करना है तो आपको दोनों ही दिखाना पड़ेगा कि दोनों में ही फेल हो रहा है, या दोनों में से कोई एक भी हो गया तो आपका वहाँ रेजिडेंट हो गया, आगे बढ़ सकते हो आप। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल स्टेटस जब हम किसी का कैलकुलेट करते हैं तो डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर दोनों को कंसिडर करेंगे कि वो उस वक्त इंडिया में, अगर वो इंडिया में उसको जिस दिन आता है वो और जिस दिन वो जा रहा है वो दोनों ही डे काउंट होंगे इंडिया में स्टे को। इंडिया में स्टे का मतलब अगर वो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में भी स्टे करता है किसी शिप में बोट में, तो भी वो माना जाएगा इंडिया में स्टे। और इंडिया में जो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है वो उसकी कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक माना जाता है। 12 नॉटिकल माइल्स तक नियरेस्ट कोस्ट लाइन से माना जाएगा। जो भी नियरेस्ट कोस्ट लाइन होगी उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक का उस जो वाटर है सी में वो इंडिया का टेरिटरी माना जाता है। और अगर वहाँ पर वो शिप में या किसी बोट में या में है स्टे करता है तो वो इंडिया में स्टे उसका माना जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि वो इंडिया में अगर स्टे कर रहा है तो कोई कंटिन्यूस पीरियड के लिए स्टे कर रहा है ये कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ये है कि वो आता है, सपोज करो वो जुलाई में आया और जुलाई 1 में आया और 15 जुलाई को चला गया, फिर उसके बाद में वो अगस्त में आया, मान लीजिए 28 अगस्त को आया, और उसके बाद में वो अक्टूबर में गया कोई पर्सन, और फिर वो जनवरी में आया 1 को, और उसके बाद में वो मार्च 30 तक इंडिया में रहा। तो जब हम प्रीवियस ईयर को कैलकुलेट करेंगे कि जैसे मान लीजिए 23-24 को अगर हम प्रीवियस ईयर है उसका, तो इस पूरे पीरियड में एग्रीगेट उसका स्टे इंडिया में कितना रहा, यहाँ पर हम उसका स्टे उस बेस पे करें। कंटिन्यूस हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो
वो किसी भी पीरियड में कितनी देर के लिए भी आ सकता है। और एक और पॉइंट है कि वो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में किसी एक ही प्लेस पर वो रहे। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, वो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में वो किसी भी प्लेस पर रहे। वो हो सकता है कि इधर उधर पूरे इंडिया में कहीं भी विज़िट कर रहा हो, एज ए टूरिस्ट आया हो। और ज़रूरी नहीं है उसके, अगर मान लो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आया तो वो अपने प्लेस ऑफ बिज़नेस पर रहे। और अगर उसका यहाँ पे इंडिया में रेजिडेंस है ऑलरेडी, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया में अपने रेजिडेंस पर ही रहे। वो इंडिया में कहीं पे भी रहता है तो वो इंडिया में स्टे माना जाएगा। एक और पॉइंट है कि रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी पर्सन का प्रीवियस ईयर, हर प्रीवियस ईयर में हमको डिटरमिन करना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार हमने डिटरमिन किया तो नेक्स्ट ईयर वो पर्सन, अगर एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अगर वो रेजिडेंट है तो हो सकता है कि वो उससे नेक्स्ट ईयर में वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होता रहता है। सेकंड चीज पॉइंट है कि रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी पर्सन का, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक कंट्री में अगर वो रेजिडेंट है तो वो दूसरे कंट्री में रेजिडेंट नहीं हो सकता। यानी कि एट ए टाइम एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस एक से ज़्यादा हो सकता है। वो इंडिया में भी रेजिडेंट माना जा सकता है किसी इनकम के लिए, और वो हो सकता है वो रेजिडेंट माना जाए यूके में भी वो किसी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दोनों डिफरेंट चीज़ है। ये दोनों एकदम अलग चीज़ है, इसका कोई एक दूसरे मतलब नहीं। हो सकता है वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो, फिर भी वो इंडिया में किसी इनकम के लिए रेजिडेंट माना जाएगा। जैसा कि एग्जांपल हमने लिया था स्टीव स्मिथ का, जाने माने क्रिकेटर है, इंडिया में आईपीएल के खेलने आते हैं। अगर वो स्टे करते हैं काफ़ी टाइम तक, मान लो जो उस कंडीशन में अगर वो 182 डेज तक वो इंडिया में स्टे कर जाते हैं, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाएगा कि वो इंडिया में रेजिडेंट है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी सिटीजनशिप उस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया की जगह की है और वो ऑस्ट्रेलिया में भी वो रेजिडेंट हो सकते हैं।